दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आरएएस मेंस में ज्योग्राफी पे डिस्कशन किया था। आज हम हिस्ट्री पे डिस्कशन करेंगे। जो ज्योग्राफी वाला डिस्कशन था, जिसमें आंसर मैंने बताया था आपको कैसे आंसर लिखना है। उसमें जैसे कहीं अपन ये कह रहे थे कि छोटा नागपुर में ये लिखो वो लिखो, उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो की चीज़ है वो आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर आप जैसे कहीं कह रहे थे पर्यटन लिखो, तो पर्यटन तो हर जगह होता है, आपको शब्द नहीं बढ़ाने हैं। काम ये करना है कि टू द पॉइंट अप्रोच आपको बताना है आंसर में, क्योंकि इतनी जगह है आपको। तो जो खास है, 15 शब्द है तो आप खास बातें लिखो, 50 शब्द में तो बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज जो हम करेंगे वो आपके आरएएस जो मेंस हुआ उसमें इतिहास विषय के जो प्रश्न है उन पर अपन डिस्कशन करेंगे आज की हमारी क्लास में। तो अपन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन थे, उनके क्या उत्तर हो सकते हैं, मतलब एक आइडियल आंसर हमारे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो पहला जो क्वेश्चन आया था आपके 15 शब्द का था ये, आपके 2 मार्क्स का था कि प्राचीन भारत में किन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाने जाते हैं आपके। तो इस पे ध्यान देना था, प्रस्थान त्रयी कौन से है। तो हम जब प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से है वो प्रस्थान त्रयी है। तो पहला जो था आपके 3 ग्रंथों के नाम बताने थे आपको। तो पहला तो आपके उपनिषद आते हैं प्रस्थान त्रयी में, दूसरी आपकी भगवत गीता है, और तीसरे ब्रह्म सूत्र, जिनको हम सूत्र साहित्य के नाम से जाने जाते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व। तो इन 3 ग्रंथों को ही प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 नाम ही लिखने थे आपको, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। फिर आपके था अगला क्वेश्चन कि अर्जुन की तपस्या प्रतिमा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब कोई एसएमएस स्टेडियम बार वाले लेके आ गए तो अलग बात है। अर्जुन की तपस्या की प्रतिमा आपको बतानी थी कि महाबलीपुरम में प्राप्त किरीट को प्रसन्न करने हेतु की गई तपस्या की मूर्ति भागीरथ से भी इसका संबंध माना जाता है, भागीरथ की मूर्ति से। आप लोगों ने देखा होगा कि जब चीन के प्रीमियर राष्ट्रपति आए थे और भारत के प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तो पीछे ये फोटो भी थी, आपके हिंदू न्यूज़पेपर में भी आई थी। महाबलीपुरम की ये जो शिव की मूर्ति है, मतलब अर्जुन की प्रतिमा है ये। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है, पल्लवों के समय ये जो आपके मूर्ति है वो निर्मित हुई थी। इसका भी एक लॉजिक है, ये जैसे किरीट नाम है, किरीट यानी शिव। तो आप लोगों ने 12वीं की जो पुस्तक है पढ़ी होगी, कीर्ता अर्जुनियम, यानी किरीट को प्रश्न करने के लिए जो अर्जुन ने तपस्या की थी, तो वो चीज वहां पे 12वीं ने पूरा का पूरा जो आपके कथा अपनी लिखी वो उसी तमिलनाडु में ही लिखी है, महाबलीपुरम में ही थे 12वीं। तो कांची महाबलीपुरम ये उनके केंद्र थे, कांची से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो महाबलीपुरम में प्राप्त किरीट को प्रश्न करने हेतु की गई तपस्या की मूर्ति भागीरथ से भी संबंधित मानी जाती है। हम दोनों चीज लिखनी है, बेसिक तो यह है, लेकिन भागीरथ से भी कई लोग इसका संबंध जोड़ते हैं आपके। फिर आपका क्वेश्चन था विश्व वल्लभ ग्रंथ का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 15 शब्द है तो संक्षिप्त ही देना है। मिस्र चक्रपाणी द्वारा रचित, कोष्टक में लिख लो क्योंकि ग्रंथ की बात हो रही है तो 9 अध्याय है, जिसे महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और प्रताप के दरबार में थे। तो मिस्र चक्रपाणी द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो आपके 9 अध्यायों में था, और उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमारी ये हुई। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है डूंगजी व जवार जी कौन थे। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में विशेष तौर से ध्यान देना है। आप इसमें ऐसे लैंग्वेज लिख सकते हो कि शेखावटी क्षेत्र के रॉबिन हुड। रॉबिन हुड का मतलब जो अमीरों को लूट कर गरीबों में जो धन बांटते थे, लोक देवता के रूप में भी पूजित, यानी दोनों बात हो गई आपकी, एक तो रॉबिन हुड और लोक देवता के रूप में पूजित, और इनका योगदान 1857 की क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, यानी 3 तत्व जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में वो हमने तीनों यहाँ आंसर में आप लोगों को मैंने बताए। इसी तरह जो आपका ये क्वेश्चन था, ये 15 शब्द वाला अंतिम क्वेश्चन था, विश्व इतिहास से पूछा कि 18वीं सदी के यूरोपियन प्रबोधन जो आपका एनलाइटनमेंट था उसके बारे में। ये पुनर्जागरण नहीं है, ये है प्रबोधन। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, कई बार हम इन चीजों को एक मान के सारा कचरा कर देते हैं आंसर में। तो आपको लिखना है कि प्रबोधन का तात्पर्य है
नवीन सोच से था, जो तर्क, बुद्धि, विवेक व मानववाद को समाहित किए हुए थी, उसी को ही हम बोलते हैं प्रबोधन। प्रबोधन का मतलब एनलाइटनमेंट, जो आपका लॉजिकल जो इंसान थे, ह्यूमैनिटीज में विश्वास रखते थे, तो उनके बारे में जो है वो प्रबोधन का युग कहलाता, जो पुनर्जागरण के बाद आपके शुरू हुआ। तो प्रबोधन का तात्पर्य नवीन सोच से था, जो तर्क, बुद्धि, विवेक व मानवतावाद को समाहित किए हुए थी। तो ये आपका 15 शब्दों में यानी सारी चीजें आ गई, उसके जो मेन कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे। तो जेम्स मील वगैरह जो आप पढ़ते हैं, बेंथम वगैरह, वो सब इस प्रबोधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हमने लिखे 5 जो थे, वो लॉक है, मोंटेस्क्यू है, यानी कुछ पुनर्जागरण या उसके बाद के जो विचारक थे उनके बारे में हमें बताना, क्योंकि इसी से एनलाइटनमेंट हुआ यूरोप में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 50 शब्दों का। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान रखनी है, हड़प्पा स्थलों से है, न कि स्थल से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर एक लघु लेख लिखिए। सब क्या लिख के आए? कांसे की नर्तकी की मूर्ति एक लिखी, तो इसका मतलब 1 नंबर आएगा, क्योंकि 5 जगह पे अलग अलग चीजें हैं। तो आपने अगर 5 में से एक लिखा है, तो वो कांसे की नर्तकी को फिर आप कितना ही घुमा के लिखो कि कितनी लंबाई थी उसकी, कैसी मुद्रा में थी, नंबर 1 ही मिलेगा भैया। तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर लघु लेख लिखिए। तो आपको लिखना हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं। पहली मोहनजोदड़ो, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सिर्फ एक बिंदु हुआ, आधा भी दे नंबर आपको 5 में से, तो बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। 4.5 इंच लंबी उत्कृष्ट मूर्ति, कांसे का भैंसा व भेड़ा, ये भी मिलता है मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से कांसे की प्रतिमाएं, मूर्तियां लिखी हुई है। ये मूर्ति का मतलब सिर्फ इंसान की नहीं, ठीक है। तो कांसे का भैंस और भेड़ा भी प्राप्त। दूसरा है हड़प्पा स्थल, यहाँ से कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, और बेल जुते हुए प्रमाण मिलते हैं आपके उस इक्का गाड़ी में। फिर है देमाबाद, जो पढ़ते हैं अपन, सिंधु घाटी का दक्षिणतम बिंदु, कांसे का रथ जिसमें 4 बैल जुते हुए, और अन्य स्थलों में बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी चनूदड़ों से प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों का निर्माण लोस्ट वैक्स जो थे आपके, मोम को पिघलाने वाली जो विधि थी, उस तकनीक से इनका निर्माण किया गया है। तो वो लास्ट में आप बता दो कि भाई ऐसे बनती थी, लेकिन आपके ये सारी बातें आनी चाहिए। अगर आपने मोहनजोदड़ो और सिर्फ ये एक चीज लिखी है, तो फिर नंबर उस हिसाब से ही आएंगे। और हमें कांस्य प्रतिमाओं की बात करनी थी, तो वो चूने वाली मिली है, वो भी नहीं लिखनी थी, पत्थर की मिली है, वो भी नहीं लिखनी थी, पुजारी वाली भी नहीं लिखनी थी। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझ के ही आंसर लिखना है। फिर आप लोग कहते तो नंबर नहीं दिया आरपीएससी ने, तो आरपीएससी क्यों देगी भैया, रिश्तेदार तो हो नहीं आप। फिर अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे, विवेचना कीजिए। यहाँ हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों को हम राष्ट्रवाद से रिलेट करके हमें बताना है कि भाई क्या प्रवृत्तियां थी जो ऐतिहासिक महत्व रखती है। तो आपको लिखना है कि 1850 के दशक में हिंदी साहित्य में राष्ट्रवादी तत्वों को शामिल किया गया। पहली बात तो यह है नवीन प्रवृत्तियों में, जो आधुनिक प्रवृत्ति कहलाती है, क्योंकि राष्ट्रवादी तत्व ही आधुनिक प्रवृत्ति की एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट या घटक माना जाता है। पुनः हिंदी में नाटकों की रचना की, जिसमें व्यंग्य भी था, जो हरिश्चंद्र जी ने किया था, जैसे अंधेर नगरी। इसके अतिरिक्त भारत दूरदर्शा में उन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य के दुष्परिणामों को सामने रखा, यानी उन्होंने अपने साहित्य में जो सबसे आधुनिक प्रवृत्ति थी, यहाँ आपको साहित्य की शैलियाँ और वो हिंदी वाली चीजें नहीं लिखनी है, राष्ट्रवादी तत्वों को जो उन्होंने शामिल किया, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। ये इतिहास विषय का प्रश्न है, न कि हिंदी साहित्य विषय का प्रश्न है आपके। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखना है कि ऐसी क्या आधुनिक प्रवृत्तियों के वो अग्रदूत थे हिंदी साहित्य में, तो वो नए तत्व लाए, वो नया तत्व ये था। और ये उनके अपन ने 2 चीजें लिखी, रचनाएं भारत दूरदशा हो गई आपके, और अंधेर नगरी वाली बात वो आपको लिखनी है। 8वां क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ आपको ध्यान रखना है, मोलेला कलाकार टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त विधि का वर्णन करो। यहाँ आपको मेथड बताना है, क्या मेथड है। तो आप देखो कि इसका आंसर कैसे होगा। मोलेला की कला पूर्णतः हस्त निर्मित है, पहली बात तो ये विधि में। सूखी मिट्टी को पीटा जाता है,
फिर छलनी से पत्थरों की अशुद्धियां दूर की जाती है। दूसरी लाइन ये आपके बनाने की विधि। पानी व गधे की लीद मिलाकर सुखोकर अग्नि में पकाते हैं, तो इसको इंगाण कला कहते हैं। अब सिर्फ आपने इंगाण कला ही लिख दिया तो उससे नंबर नहीं आएंगे। है क्या इंगाण कला वो बताओ आप, ऐसे इसको बताना मेथड। इसके बाद रंगों का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक विषय वस्तु से संबंधित मूर्तियां बनाई जाती है। तो ये आपका कंपोनेंट हुआ एक। दूसरा, फिर अशुद्धियां निकाली, फिर ये मिलाया, और इंगाण जो कीवर्ड है वो आया, और रंगों का प्रयोग। यानी कि लगभग 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स है। 5 चीजें इसमें हमने शामिल की इस क्वेश्चन के आंसर में आपके। ये थोड़ा पहले जब पेपर आया था आपके आरपीएससी ने जारी किया था उस समय लिख दिया गया था, इसलिए पुराना लग रहा है आपको। फिर है आपका क्वेश्चन, राजस्थान के जागीरदारी क्षेत्रों में कृषक असंतोष के कारणों की विवेचना करें। डिस्कशन करना है कि क्या कारण थे कृषक असंतोष के। तो आपको बताना है कि राजस्थान में 19वीं व 20वीं, ये भी 50 वर्ड्स का ही क्वेश्चन है। 19वीं व 20वीं सदी के किसान असंतोष के मुख्य कारण थे, सीधी बात। पहला, अत्यधिक करों का होना। तो सब आप जानते हो, लाग बाग वगैरह बहुत ज्यादा थे, कृषकों से भारी मात्रा में लाग बाग वसूलते थे, जिसका विरोध। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी बेगार प्रथा। जागीरदारों द्वारा बेगार प्रथा करवाई गई जाती थी, जिससे किसानों की स्थिति गुलामों जैसी हुई। तीसरी थी ऋणग्रस्तता। जो मध्यस्थ थे, महाजन, सूदखोर, उन्होंने आपके किसानों को कर्जा दिया और ज्यादा ऋण लिया उससे, तो किसानों की हालत जो है बटाईदार जैसी हो गई आपके ऋणग्रस्तता के कारण। और चौथा था अन्य आंदोलनों की सफलता। इससे भी प्रभाव पड़ा, जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे किसान आंदोलनों व संस्थाओं से भी प्रेरणा प्राप्त हुई। जैसे अवध किसान सभा बनी, उसके बाद बिजोलिया बेगू आंदोलन जो मुख्य तौर पे सक्रिय हुए, हालांकि उनकी पृष्ठभूमि पहले ही बन जाती, लेकिन सक्रियता हुई वो उन राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रभाव के कारण। गांधी जी के आने के बाद उन जन आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा आपके। तो ये चीज इसमें बतानी है कि क्या कारण थे। तो मेन कारण जो थे वो आपके ये थे। इस तरह से आपको लिखना था। 50 शब्दों में इसका जो उत्तर था वो आपका ये है। फिर आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए। तो आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के सारे सुझाव नहीं लिखने हैं। मेन मुद्दा यहाँ क्या है, राष्ट्रीय एकता, यानी कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड चीज आपको बतानी है। तो आप कैसे बताओगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में राष्ट्रीय एकता तो क्या सुझाव दिया कि राज्यों के 4 भागों में जो वर्गीकरण है ए बी सी व डी, इसे समाप्त किया गया। तो राष्ट्रीय एकता की बात आई। पार्ट ए व बी का विभेद समाप्त हो तथा सभी को राज्य या स्टेट का दर्जा दिया जाए। एक तरह से भारत का आधुनिक जो मैप है वो एक तरह से तैयार किया गया, जिसको हम आज राज्यों के रूप में देखते हैं। और इस आधार पर 7वां संशोधन लाया गया इस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, जिसे राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर भारत को एक राष्ट्र के रूप में गठित किया गया, और केवल भाषा को राज्य के गठन का आधार नहीं माना गया। तो ये आपको बताना था। आपने अगर बाकी सुझाव लिखे हैं तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को नहीं समझे हो, और जब आप क्वेश्चन को नहीं समझे हो तो हो सकता है आपने ये भी लिखे वो भी लिखा हो तो 4 नंबर भी दे एग्जामिनर, और हो सकता है 1 भी दे, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मेरी जो क्वेश्चन में डिमांड थी वो कितनी पूरी हुई इस आंसर में। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य पुनर्गठन द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो लिखने थे, न कि इस आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए। हम क्वेश्चन देखते नहीं है और सीधा ही रेचन करते हैं, देखते ही जो आता है वो सब लिख देते हैं। जो आपको आता है वो नहीं लिखना है, जो पूछा गया है वो लिखना है भाई, ये ध्यान रखना है। अगला जो बड़े क्वेश्चन है आपके 100 शब्द वाले, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिखाए थे, एग्जाम से पहले भी प्रैक्टिस कराई थी, उसमें एज इट इज यही थे दो। तो आपको कुछ लोग भेज भी देंगे इसकी स्क्रीनशॉट, उनके पास लिखे हुए हैं। पहला है कि 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती व प्रेरणा का परिणाम था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि जो भारतीय रिनेसा जिसको हम कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं, उसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, पश्चिम की चुनौती और प्रेरणा। तो अब देखो ये क्वेश्चन हुआ। अब आप इन दोनों में
ही नहीं फंसना है। तीसरी चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, वो दिमाग में रखना है। कैसे? पहली लाइन में ही क्लियर हो जाना चाहिए कि 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती व प्रेरणा के साथ साथ मौलिक तत्व भी शामिल किए हुए था। ये हुई तीसरी चीज। सिर्फ इस क्वेश्चन के लपेटे में नहीं आना आपको कि आप इन दोनों में या तो ये लिखो या ये लिखो या दोनों। बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक और चीज निहित थी, उसको भी हाईलाइट करना है। वो है आपकी मौलिक तत्व वाली बात। कैसे? अब अपन देखते हैं पहली चीज। अब ये क्लियर करते हैं कि पश्चिम की चुनौती कैसे थी कि ब्रिटिश शासकों व विचारकों ने श्वेत व्यक्ति का बोझ, जिसको व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी कहते हैं, जो रुडियार्ड कीपलिंग वाली बात है, मैंने ज्योग्राफी में बताई थी आपको, वह नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांतों को गढ़ा तथा भारतीय संस्कृति व सभ्यता की आलोचना की, ताकि औपनिवेशिक शासन को वैचारिक व सांस्कृतिक आधार प्रदान किया जा सके। बिल्कुल सटीक शब्द आने चाहिए, वैचारिक व सांस्कृतिक आधार प्रदान किया जा सके। प्रबुद्ध भारतीयों ने, जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, इस मानसिकता का विरोध सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में किया। तो पहले का हुआ कि पाश्चात्य जो आपके, उसका विरोध कैसे? तो ऐसे। दूसरा था प्रेरणा, पश्चिमी प्रेरणा। तो अपन लिखा क्वेश्चन के जो वर्ड है वो आपके आने चाहिए अलग से। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान विचार साहित्य शिक्षा अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को भी आंदोलित किया तथा शिक्षित भारतीयों ने इनका लाभ धर्म व समाज सुधार कार्य में उठाया, जिसे पुनर्जागरण की परिस्थितियां बनी। लेकिन मैंने बताया आलोचनात्मक परीक्षण, तीसरी बात भी यहाँ आएगी, आपको अलग से लिखना है कि लेकिन भारतीय पुनर्जागरण को केवल पश्चिमी प्रतिक्रिया या प्रेरणा मात्र मानना न्याय संगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो का नारा न तो पाश्चात्य से प्रभावित था और न ही उसकी प्रतिक्रिया थी। विवेकानंद पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से अप्रभावित थे, फिर भी इन्होंने सांस्कृतिक चेतना पैदा की, यानी कि कुछ मौलिक तत्व थे जो न तो पश्चिम की सीधी प्रतिक्रिया थी और न ही सीधी पश्चिमी प्रेरणा थी। इनके अतिरिक्त एक नवीन तत्व आया और वो था ये जो हमने लिखा तीसरे नंबर पे। तो आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हुआ इतने कंपोनेंट के साथ। ये लैंग्वेज बिल्कुल आप, अगर ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सारी भाषाएं ऐसी होनी चाहिए, मेरी ये है, मैं इस हिसाब से लिखता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी में, ये भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कराई थी। भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा बताओ। अब विकास की रूपरेखा बतानी है, न कि विकास की विशेषताएं बतानी चरण की। वो आप संक्षेप में बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन यहाँ विशेषताएं नहीं, विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट बताना आपको। तो आपको लिखना है कि 20वीं सदी में क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन 2 चरणों में विकसित हुआ। जैसा हम सभी जानते हैं, इस आंदोलन के 2 चरण थे, तो 2 चरणों में विकसित हुआ तथा भारत के बाहर भी इसके विकास को देखा जा सकता है। तो पहला ही बात आ गई आपके कि इसका जो विकास एक तो भारत में भी हुआ, क्रांतिकारी आतंक जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन का, और एक भारत के बाहर भी हुआ। पहला अपन लिखा प्रथम चरण 1900 से लेके 1920, क्योंकि पूछा है 20वीं सदी। तो यहाँ आपको 1897 चापेकर बंधु वाली बातें यहाँ नहीं लिखनी है। प्रथम चरण 1900 से 1920 तक। फिर आपके आंसर होगा कि इस चरण में बंग भंग आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप बंगाल व महाराष्ट्र प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। जब बंग भंग आंदोलन जो था वो असफल हो गया, तो उसकी प्रतिक्रिया क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में हुई। युगांतर, अनुशीलन समितियां, संध्या व काल समाचार पत्र, नासिक, अलीपुर व दिल्ली षड्यंत्र केस चर्चित हुए। अब इसमें एक एक नहीं लिखना, करकरे ने किसकी हत्या की, जैक्सन को किसने मारा। आपको यहाँ लिखना है कि एक डेवलपमेंट की बात कौन सी थी, कौन से केस हुए, कौन से समाचार पत्रों की भूमिका रही। बारिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रास बिहारी बोस, जोरावर बार प्रमुख नेता थे इस चरण में। और इस चरण की एक जो खास बात थी कि विदेशों में मैडम कामा, हरदयाल तथा गदर पार्टी का योगदान प्रमुख रहा। विदेशों में
प्रथम चरण में गतिविधियां हुई, दूसरे चरण में नहीं हुई। दूसरे चरण की कुछ अलग बात थी, वो अपन देखते हैं। दूसरा चरण जो था 1924 से 34 तक, इस चरण में संगठनात्मक स्वरूप अस्तित्व में आया। पहले वाले में संगठन नहीं थे, लेकिन अब यहाँ जैसे कैसे संगठन, जैसे HRA, HSRA, भारत नौजवान सभा, HSRA, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, काकोरी, लाहौर व चटगांव षड्यंत्र केस प्रसिद्ध हुए इस चरण में। फिर महिलाओं की भूमिका पहले वाले में नहीं थी, इसमें रही आपके, विशेषकर बंगाल में सुनीति घोष, प्रीतिलता वाडेकर जो आप पढ़ते हैं इत्यादि। वह भगत सिंह ने वैचारिक आयाम जो समाजवाद के रूप में था इस आंदोलन को प्रदान किया, यानी सारी बातें आ गई। ये जो आउटलाइन, जिसको अपन आउटलाइन कहते हैं, वो आनी चाहिए आपके डेवलपमेंट में। आउटलाइन ही पूछी थी, रूपरेखा यानी आउटलाइन, तो वो आउटलाइन है विकास की। ऐसे ये आंसर आपको लिखना था। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन बड़ा था, वो राजस्थान से था कि राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का विवरण दो, बागुर, कालीबंगा और आहाड़। ये क्वेश्चन मैंने पहले एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें था कि राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां राजस्थान के इतिहास लिखने में कहाँ तक सहायक है, ऐसे क्वेश्चन डाला था। लेकिन वैसा ही पूछा है ये कि पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपको जैसे आहाड़, कालीबंगा, बागोर आपने मैप बना के बता दिया, पहली चीज तो यहाँ हो गई। अब इसमें आपको क्या खास बात लिखनी है तो वो लिखनी है। जैसे बागोर, पहला संक्षिप्त परिचय देना आपको, क्योंकि 100 शब्द है तो आपको हर एक में 4-4 लाइनें लिखनी है, आपके पूरा हो जाएगा। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर स्थित VN मिश्र द्वारा 67-68 में उत्खनित, जहां मध्य पाषाण युगीन सूक्ष्म उपकरण, जो मेसोलिथ पीरियड था जिसमें माइक्रोलिथ तो आपके उपकरण होते थे, लूनेट, अर्धचंद्राकार, बेदनी, खुरचनी वगैरह प्राप्त, तथा प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण यहाँ प्राप्त हुए। तो ऐसी लैंग्वेज में लिखना, ऐसे बागोर करके यूं लाइनें खींच के नहीं लिखना, एक एक लाइन में जो अपन ऐसे लिखते हैं वो नहीं है। आपकी लैंग्वेज इसमें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ प्रागैतिहासिक चरण, जो प्रागैतिहासिक जिसमें लिखित साक्ष्य आपके उपलब्ध नहीं है, पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ऐतिहासिक चरण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये इसकी खास बात हुई कि भाई कौन से चरणों से संबंधित था। आवास, मृद भांड, आभूषण, पाषाण व ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए बाद में। तो ये ऐसे आंसर था बागोर का। फिर कालीबंगा, आप लोग क्या बाकियों में 2-2 लाइन कालीबंगा देख के 7-8 लाइन उसमें चिपका देते हो, बैलेंस्ड लिखना सब में बराबर। कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर स्थित 53 मामलानंद घोष द्वारा खोजा गया है और BK थापर, BB लाल द्वारा उत्खनित स्थल। प्राक सैंधव व परिपक्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण, अभी तक उत्तर सैंधव संस्कृति के प्रमाण के बारे में हम एक राय नहीं है अभी तक पुरातत्ववेता। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि प्राक सैंधव और परिपक्व सैंधव के तो प्रमाण यहाँ मिले ही है, जिनमें भूकंप, अग्निवेदिकाएं, हल्क जो चलाने के खांचे आपके, फ्यूरोज, दोहरी सुरक्षा दीवार व गरीब बस्ती होने के साक्ष्य प्राप्त। एक आउटलाइन आपको लिखनी है। फिर यहाँ ऐसे सारी चीजें नहीं लिखनी है, जगह ही नहीं है यहाँ, आपको मेजर जो बातें हैं वो बतानी है। फिर आपका हुआ आहड़, उदयपुर में आयड़ नदी के तट पर अवस्थित, 53 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनित स्थल। आगाटपुर व ताम्रवती जैसे नामों से प्रसिद्ध, इस स्थल पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण प्राप्त। कांस्य व लोह युगीन संस्कृतियों का भी अस्तित्व मिलता। तो ये बातें आनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज नहीं है, ये भी है, कांस्य भी है, लोह युगीन भी है और ताम्र संस्कृति है। 3 चरण, मुहरे तांबे की, उपकरण, आवास, कृषि व ताम्र उद्योग के प्रमाण प्राप्त है। आपको आउटलाइन लिखनी है कि भाई आवास कैसा है, खेती क्या थी, व्यापार अगर था नहीं था, पुरातात्विक किसी चीज के बारे में पूछे तो उस समय व्यापार वगैरह के अपने को कोई प्रमाण ऐसे नहीं मिलते हैं, कालीबंगा को छोड़ के। इन जगह पे कालीबंगा में क्योंकि नगरीय सभ्यता थी इसलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे दोहरी सुरक्षा दीवार और जो खास बात है वो आपके यहाँ आ गई। तो इस तरह से हमें लिखना है कि पहले तो आउटलाइन, क्योंकि आपको अगर सिर्फ कालीबंगा पूछते तो आप इसमें ऐसे लिखते कि इसकी प्राप्ति कहाँ पे हुई है, अवस्थिति कहाँ है, उत्खननकर्ता कौन है। फिर आप इसमें लिखते नगरीय चरण कौन सा मिला है, ग्रामीण संस्कृति के क्या प्रमाण मिले हैं,
फिर किन किन चरणों के प्राक या विकसित कैसे मिले हैं। तो इस तरह से सिस्टमेटिक लिखना, एक एक लाइन ऐसे नहीं लिखना है आपको। तो हमने देखा कि एक बार मैं आपको और बता दूं कि पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि तीन ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी किन को कहते हैं, तो प्रस्थान त्रयी उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। अर्जुन की तपस्या महाबलीपुरम किरीट को प्रश्न करने हेतु की गई तपस्या की मूर्ति भागीरथ से संबंधित मानी जाती है। विश्व वल्लभ ग्रंथ का संक्षिप्त विवरण मिस्र चक्रपाणी द्वारा रचित 9 अध्याय प्रताप के बारे में जानकारी और उनके दरबार में थे। डूंगजी जवाहर जी रॉबिन हुड लोक देवता के रूप में पूजित और 1857 की क्रांति। यूरोपियन प्रबोधन, तो ये लिखना है कीवर्ड तर्क बुद्धि विवेक व मानवतावाद। इसी तरह कांस्य मूर्तियों में मैंने बताया था ये सारे स्थल आने चाहिए जिन जिन जगह से मिलती है, सिर्फ एक चीज यहाँ नहीं लिखनी थी। हरिश्चंद्र जी का योगदान मैंने बताया आपको। आधुनिक प्रवृत्तियां, मोलेला की विधि हमने लिखी, कैसे पर्टिकुलर विधि जो है वो आनी चाहिए आपके। जागीरदारों में जो आप असंतोष था, कृषक असंतोष के कारण पुनर्गठन की एकता, ऐसे। यानी कि मेरा ये मानना है, एक बार आप इसको भी देख सकते हो, जो बड़ा क्वेश्चन था कि भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती और प्रेरणा का परिणाम था, तो किस प्रकार था, 3 चीजें इसमें आई। इसी तरह ये था आपका एक क्वेश्चन और है, शायद पीछे रह गया। हाँ, लास्ट ये अपने को ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव की विवेचना कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसके अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, वो यहाँ नहीं लिखना है। सिर्फ लिखना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो आपको लिखना था अंतरराष्ट्रीय दूसरे विश्व युद्ध के तात्कालिक व दूरगामी 2 चीज हुई। परिणाम जो है, जो प्रभाव पूछा है आपके, तो ये प्रभाव 2 प्रकार के हैं। पहला तो तात्कालिक और दूसरा हुआ दूरगामी। तात्कालिक प्रभाव क्या था, सर्वप्रथम प्रभाव यूरोपीय शक्तियों का पतन हुआ। जो आपके ब्रिटेन फ्रांस जैसी महाशक्तियां थी वो दूसरे विश्व युद्ध में उनका सफाया हो गया। ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इटली नाम मात्र के देश बनकर रह गए और औपनिवेशिक साम्राज्य समाप्त हो गए। तो पहला तो ये हुआ आपके। दूसरा, विश्व रंगमंच पर 2 नई शक्तियां उभर कर सामने आई, आप सभी जानते हो, सोवियत संघ और यूएसए। तात्कालिक परिणाम ये हुआ। तीसरा था सैनिक संगठनों व गठबंधनों की शुरुआत हुई, यथा वारसा और नाटो। तो तीसरा बिंदु आपका ये हुआ। चौथा था संयुक्त राष्ट्र का जन्म, एक युगांतरकारी घटना साबित हुई। तो ये तो थे तात्कालिक प्रभाव जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूरगामी परिणाम क्या हुए इसके, शीत युद्ध का आरंभ तथा विश्व 2 भागों में विभाजित हुआ, पूंजीवादी बना साम्यवादी। तो एक तो ये इसका हुआ। इनकी टकराट कई समय तक विश्व शांति को प्रभावित करती रही, जिसको तनाव अपन कहते हैं, तनाव, मानसिक स्नायु युद्ध या तनाव का युद्ध। दूसरा था तृतीय विश्व का आंदोलन चला, जिसको गुट निरपेक्षता कहते हैं। यानी तीसरा विश्व जो था, विकासशील देश उन्होंने या अल्प विकसित देशों ने एक आंदोलन चलाया जिसको हम गुट निरपेक्षता के रूप में जानते हैं। तीसरा था औपनिवेशिक व साम्राज्यवादी शासन का अंत हुआ, सारे क्योंकि शक्तियों का पतन हुआ। तो हर और दूसरा उपनिवेशों में एक जागरूकता भी बढ़ी, तो इससे औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी शासन का अंत हुआ तथा उनकी जगह अब एक नई प्रवृत्ति आई जिसका दूरगामी परिणाम हम देखते हैं, नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद। ये क्या है हम आगे डिस्कशन करेंगे क्लासों में कि नव उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है और नव साम्राज्यवाद क्या है। तो ऐसे ये क्वेश्चन था एक आपके वर्ल्ड आपकी हिस्ट्री से पूछा गया था कि राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर आपको प्रभाव बताने थे, न कि इसके आर्थिक वगैरह, सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित किया। तो ऐसे आप लिखते, दूरगामी ये हुए, तात्कालिक ये हुए, और इनको इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये आपके ये आंसर है। ये शैली जहाँ तक मुझे लगता है कि ठीक है, मैं होता तो इसी तरह लिखता है, क्योंकि ये मैंने ही लिखे हैं। तो आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करो तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पिछले सालों के क्वेश्चन लो, उनको लिखने की कोशिश करो, लेकिन उसके लिए पहली जो चीज़ है वो है किताबें, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। या आप किसी गाइड बुक से ऐसे आंसरों की उम्मीद मत करना, ठीक है। तो आप बिल्कुल थोड़ा पढ़ो ज़्यादा, अभी खूब टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। आगे भी मैं
बाकी सब्जेक्ट के भी आपको बताऊंगा, यूपीएससी के भी जो जीएस के पेपर है उनको भी बताऊंगा। सीबी सर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, पॉलिटी के भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आपको। लगभग आरएएस में आपके 18 वाला जो पूरा मेंस के पेपर है उनके आंसर राइटिंग जो भी होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड क्या है वो आपको यहाँ बताई जाएगी। थैंक यू।